नमस्कार मित्रों। यह तो हम सब जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति के बाद जो एक नई क्रांति अब आई है इस 21वीं सदी में, उसे हम सूचना क्रांति या इंटरनेट क्रांति कह सकते हैं। इसने हमारी पूरी दुनिया को बदल दिया है और ये बदलाव मुख्य रूप से हुआ है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसे आप GAI कहते हैं। ये तकनीक केवल हमारे सूचनाओं को प्राप्त करने या सूचनाओं को प्रसारित करने के आधार पर ही नहीं बदल रही है, बल्कि इसने हमारे काम करने के तौर तरीकों को बदल दिया है, हमारी पूरी जीवन पद्धति को बदल दिया है, हमारे सोच को बदल दिया है, हमारी नीतियों के निर्माण की प्रक्रिया को बदल दिया है। और यदि मैं ये कहूं कि इसने हमारी सामाजिक संरचना को बदल दिया है, तो शायद मैं गलत नहीं होऊंगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 20 मई 2025 को एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। इस रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और पोलैंड के राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान ने मिलकर के प्रकाशित किया है। यह रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर जनरेटिव AI के प्रभावों का मूल्यांकन करती है और इसमें इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार वैश्विक स्तर पर AI हमारी नौकरियों को प्रभावित करेगा। यह रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में प्रत्येक 4 में से एक रोजगार पर जनरेटिव AI का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि सारी नौकरियां समाप्त हो जाएंगी, लेकिन उनमें हमें बदलाव करना होगा, उसको हमें पुनर्निर्धारित करना होगा, उसके स्वरूप में परिवर्तन आ जाएगा। आइए हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये जनरेटिव AI है क्या। जनरेटिव AI को हम कृत्रिम मेधा या कृत्रिम बौद्धिकता कहते हैं। जो डेटा उसके पास उपलब्ध है, जिस तरह से उसकी ट्रेनिंग हुई है, वो उस उपलब्ध डेटा के आधार पर नई सामग्री पैदा कर सकने में सक्षम है। जैसे चैट GPT आपके निर्देशों के अनुरूप नई सामग्री तैयार कर सकता है, लेख तैयार कर सकता है, अनुवाद कर सकता है, बहुत कुछ कर सकने में वो सक्षम है। इसी तरह दूसरे जो AI टूल्स हैं, वो आपके लिए चित्र बना सकते हैं, आपको कोडिंग में सहायता कर सकते हैं, आपके लिए ऐसे प्लेटफॉर्म वो तैयार कर चुके हैं जहां आपके इंस्ट्रक्शन या निर्देश के आधार पर वो वीडियो बना सकते हैं। आपके आलेख के आधार पर वो ऐसे 2 काल्पनिक चरित्र गढ़ देंगे जो आपस में बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, या हम यूं कहें कि वो उस आर्टिकल के आधार पर पॉडकास्ट भी तैयार कर देंगे। उसी में से सवाल निकलेंगे और उसी के आधार पर उत्तर दिए जाएंगे। ये तकनीक कितनी तेजी से फैल रही है, ये इस बात का संकेत है कि हम जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा है, चाहे चिकित्सा है, मीडिया है, जो हमारे कस्टमर सर्विसेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो हमारा प्रशासनिक कार्य है, उन सब में यह तकनीक अब आम हो जाएगी। अभी हाल ही में हिंदू में एक समाचार प्रकाशित किया गया है। उसका शीर्षक है द बिग AI शेकअप। कृत्रिम बौद्धिकता किस तरह से बढ़ रही है, उसकी व्यापकता का जो प्रभाव हो रहा है, या AI के कारण जो परिवर्तन लक्षित है, जो हम परिवर्तन देख, उसके बारे में संकेत किया गया है। यह आलेख मुख्य रूप से बेंगलुरु में हो रहे AI आधारित बदलावों और भारत के एक राज्य कर्नाटक ने जो नया इनिशिएटिव लिया है उस पर केंद्रित है। इस नई पहल का जो उद्देश्य है वो यह है कि हम समझें कि किस तरह से रोजगार का बाजार AI के आगमन से प्रभावित होगा और इसके सामने जो चुनौतियां आ रही हैं, उन चुनौतियों का समाधान हम कैसे ढूंढ सकते हैं। एक हमें बताता है कि किस तरह से बेंगलुरु के एक अस्पताल में वहां का जो प्रशासन है, उसने एक नई व्यवस्था अपनाई है
एआई के आधार पर, और ये व्यवस्था है वॉइस डिक्टेशन सिस्टम की। इस बात से हम परिचित हैं कि हमारा जो मोबाइल है, उस मोबाइल में हम बोल करके टाइप कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं। कितना आसान हो गया है। अब वो टाइप करने की जो प्रक्रिया है, उससे हमें एक तरह से राहत मिल गई है। ये टाइपिंग का काम हम हिंदी, अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में भी कर सकने में सक्षम हैं। तो बेंगलुरु के जिस अस्पताल में वॉइस डिक्टेशन सिस्टम अपनाया गया, वहां यह व्यवस्था अपनाई गई है कि डॉक्टर जो वाक्य बोलता है, वो वाक्य डायरेक्ट रिपोर्ट में बदल जाता है। पहले यह काम मनुष्य खुद करता था, अर्थात मैनुअली किया जाता था। अब एआई इस काम को बहुत ही सक्षमता के साथ प्रभावी ढंग से संपन्न कर रहा है। निश्चित ही इसमें समय की बचत हो रही है और मानवीय हस्तक्षेप लगभग आधा रह गया है। अर्थात आप कल्पना कर सकते हैं कि जब मैनुअली काम होता था और जब अब एआई के माध्यम से हो रहा है, उसमें यदि 50% मानवीय हस्तक्षेप कम हो गया है, तो कितनी नौकरियों पर खतरा मंडराने की आशंका हो गई है। एआई के आने से सबसे बड़ा खतरा है वह हमारी नौकरी समाप्त होने का है। इसी आलेख में यह बताया गया है कि जहां पहले 27,000 कर्मचारी काम करते थे, वहीं अब कर्मचारियों की यह संख्या मात्र 7,000 रह गई है। आप कल्पना कर सकते हैं, भविष्य में युवाओं को नए डिजिटल और स्किल्स को अपनाने की आवश्यकता होगी। भविष्य निश्चय ही चुनौतीपूर्ण है। राज्य सरकार की यह पहल इस बात को समझने की कोशिश कर रही है कि आने वाले समय में युवाओं के लिए कौन सी नौकरियां प्रभावित होंगी या किस तरह की नौकरियों पर उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। और इसके समाधान के लिए यह भी जानने की कोशिश की जा रही है कि अब युवाओं को भविष्य में उनके रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए किन क्षेत्रों में उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एक और जहां एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हमारी नौकरियां छीन रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारे लिए नए अवसर भी पैदा कर रहा है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां हमें प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता है, प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता है। जैसे साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा, डेटा एनालिटिक्स, हेल्थ टेक, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और फिनटेक जैसे क्षेत्र हैं जहां भविष्य में रोजगार की नई संभावनाएं उत्पन्न होंगी। इस आलेख में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और एसएपी जैसी जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये इस दिशा में सक्रिय हैं और लगातार नए टैलेंट को खोजने के लिए वे प्रयत्न कर रही हैं। नई संभावनाओं को खोजने के लिए वे प्रयत्नशील हैं। राज्य सरकार की यह पहल बहुत महत्वपूर्ण है। ये इस बात का भी संकेत है कि आज हम इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि एआई से किस तरह का खतरा भविष्य में आने वाला है, और केवल खतरे को समझने का प्रयास नहीं है, वरन उसके समाधानों को खोजने की दिशा में भी हम कहीं प्रयत्नशील हैं। यह आलेख इस बात की ओर संकेत करता है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की जो ये टेक्नोलॉजी है, वो समाज में असमानताओं को बढ़ा सकती है। अगर इसको सही ढंग से नहीं पहचाना गया या इसमें सही ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया गया, तो ये एक नई चुनौतियां हमारे सामने लेकर के आएंगी। सबसे बड़ी चुनौती है ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की स्किल्स देना। डिजिटल डिवाइड की इतनी बड़ी चुनौती आज हमारे सामने है। आने वाले समय में हो सकता है हम इस दिशा में कुछ सफलताएं प्राप्त करें, लेकिन ऐसा न हो तब तक हमें बहुत विलंब हो जाए। यह आलेख इस बात की ओर एक महत्वपूर्ण संकेत करता है कि भारत में अब प्रादेशिक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के व्यापक और दूरगामी प्रभावों को समझने के लिए
और नीतिगत तैयारी करने के लिए हम गंभीरता से चिंतन मनन कर रहे हैं। हम गंभीरता से इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं, कुछ कदम उठा रहे हैं। यह सही है कि भविष्य में नौकरियों के स्वरूप में परिवर्तन अवश्यंभावी है और सफलता उन्हीं को मिलेगी जो समय रहते अपने आप को बदल लेते हैं, जो समय रहते समकालीन जो आवश्यकताएं हैं, वो आवश्यकताएं तकनीकी हो सकती हैं, वो आवश्यकताएं सामाजिक हो सकती हैं। उन आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप जो युवा अपने आप को ढाल लेगा, वो इस संघर्ष या चुनौती की दौड़ में टिक पाएगा, अन्यथा उनके लिए नए संकट खड़े हो जाएंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है। जिस आईएलओ की रिपोर्ट का मैं संकेत कर रहा हूं, वह इस मिथक को भी तोड़ती है कि एआई से व्यापक बेरोजगारी फैलेगी। लेकिन आईएलओ की रिपोर्ट इस बात की ओर भी कहीं संकेत करती है या इस बात को रेखांकित करती है कि एआई व्यापक बेरोजगारी शायद न फैलने दे। लेकिन यह रिपोर्ट इस बात को भी स्पष्ट करती है कि नौकरियां जो आने वाले समय में आएंगी, उसमें वो समाप्त नहीं होंगी, बल्कि उनके भीतर काम करने के स्वरूप और दायित्वों में बदलाव आएगा। आईएलओ की रिपोर्ट इस बात की ओर भी संकेत करती है कि नौकरियां भले ही समाप्त हो न हो, लेकिन अब जिस तरह की नौकरियां आएंगी उसके अंदर ही अंदर, मतलब जिस तरह की रोजगार हमें मिलेंगे, उसका स्वरूप और उसका दायित्व पूरी तरह से बदल जाएगा। जो एक लिपिक या क्लर्क ऑफिस में बैठ करके डेटा की एंट्री करता था, वो अब एंट्री स्वयं नहीं करेगा, बल्कि एआई जो डेटा प्रस्तुत कर रहा है वह उसका मूल्यांकन करेगा। एक शिक्षक जो अब तक ग्रास रूट से पढ़ाने की कोशिश करता था, शिक्षक उसके पढ़ाने का जो तरीका था, अब उसे भी बदलना पड़ेगा। अब केवल सूचनाएं प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी क्लासेस में नहीं आएंगे, बल्कि अब शिक्षक को ये प्रयास करना पड़ेगा कि एआई ने जिस तरह का विश्लेषण किया है, एआई जिन चीजों की जानकारी हमको दे रहा है, उससे आगे विद्यार्थियों को हम कैसे स्किल्स सिखाएं, उसे उससे आगे उसमें सोचने समझने की आलोचनात्मक क्षमता विकसित करें। एक जो ग्राहक सेवा अधिकारी है, जो कस्टमर सर्विसेज है, उसमें जो हम क्वेश्चन आंसर पूछते थे, वो कॉल्स सुनने या अटेंड करने की बजाय अब जो परेशानियां आ रही हैं, जो चुनौतियां आ रही हैं, हमें अपने काम में या ग्राहक को जिन जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा है, वो ग्राहक सेवा अधिकारी अब उन पर कंसंट्रेट करेगा। इस प्रकार जो काम का स्वरूप है, जो जिम्मेदारियां हैं, उसमें निश्चित रूप से बदलाव की आहट हम सुन रहे हैं। हमें नई स्किल सीखना आवश्यक होगा। यह रिपोर्ट इस बात पर भी चिंता प्रकट करती है कि एआई के जो प्रभाव हैं, जनरेटिव एआई के जो प्रभाव हैं, उसका महिलाओं पर पुरुषों के मुकाबले अधिक प्रभाव पड़ेगा। इसके कई कारण हैं। महिलाएं बड़ी संख्या में क्लरिकल, प्रशासनिक और शिक्षण के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही हैं। ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां एआई का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है, लेकिन तकनीकी साक्षरता की कमी विशेष रूप से ग्रामीण और निम्न मध्यम वर्ग की महिलाओं में है। इसलिए उन पर जनरेटिव एआई का अधिक असर पड़ेगा और भारत में तो इसका प्रभाव और गहरा पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ जो महिलाएं हैं वो प्राइवेट स्कूलों, हेल्प डेस्क, सरकारी कार्यालयों में कार्य कर रही हैं। डिजिटल प्रशिक्षण के अवसर बहुत सीमित हैं, उनको इस प्रकार की सुविधाएं मिल नहीं पाती हैं कि वो इस बढ़ती हुई तकनीकी प्रगति के साथ
कदम मिला सकें या उसके साथ आत्मसात कर सकें। इसलिए यह रिपोर्ट क्षेत्रीय असमानता की ओर संकेत करती है। यह रिपोर्ट विकसित और विकासशील देशों के मध्य जो फर्क है उनकी ओर भी संकेत करती है। यह रिपोर्ट इस बात को स्पष्ट करती है कि जो उच्च आय वाले जॉब्स हैं, नौकरियां हैं, 34% तक वो रोजगार क्षेत्र एआई से प्रभावित हो सकते हैं। यह रिपोर्ट इस बात की ओर संकेत करती है कि उच्च आय वाले जो देश हैं वहां 34% तक रोजगार प्रभावित हो सकते हैं इस एआई टेक्नोलॉजी से। लेकिन जो देश निम्न आय वर्ग में आते हैं वहां यह गिरावट लगभग 11% होगी। इसलिए जो तात्कालिक खतरा है वो उच्च आय वर्ग के जो देश हैं वहां है, क्योंकि ये असमानता के कारण भी इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। और वो कारण है डिजिटल टेक्नोलॉजी की रीच। अभी जो उच्च क्षमता वाले देश हैं, जहां संसाधन अधिक हैं, वहां डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से पहुंच रही है, बल्कि शिफ्ट हो रही है। लेकिन जो देश अभी कम विकसित है या विकासशील है, वहां कौशल और प्रशिक्षण का स्तर बहुत अधिक नहीं है। तो ये जो कारण है दो, इस कारण से ये जो असमानता की बात कर रहे हैं वो अधिक होगी। यूरोप में क्लरिकल जॉब्स में भी महिलाएं अधिक हैं और एआई को वहां तेजी से अपनाया जा रहा है। इसलिए इस बात की आशंका है कि वहां जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या लैंगिक असमानता में भारी वृद्धि हो सकती है। भारत में अभी अवसर है नीति निर्माण के माध्यम से एआई के प्रभाव को बैलेंस करने का, उन्हें संतुलित करने का। इस दिशा में प्रयास अभी से करने होंगे, नहीं तो आने वाला समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अफ्रीका और दक्षिण एशिया में टेक्नोलॉजी की पहुंच आज थोड़ी सीमित है, लेकिन यदि एआई को हमने बेलगाम छोड़ दिया, उसे लागू करने में हमने किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखा, अनियंत्रित तरीके से पूरी छूट दे दी गई, तो यहां निश्चित मानिए सामाजिक और आर्थिक व्यवधान निश्चित रूप से उपस्थित होंगे। एआई की चुनौतियों से निपटने के लिए हमें ऐसी नीतियां बनानी होंगी, वो नीतियां मानव केंद्रित हो। इसीलिए कहा जाता है कि एआई डेटा हैंडलिंग, साइबर सुरक्षा और डिजिटल संवाद हमारी ट्रेनिंग के हिस्से होने चाहिए। जो हमारा रोल है उसे पुनर्भाषित करना होगा, उसका पुनः निर्धारण करना होगा, क्योंकि जो हमारी ट्रेडिशनल जॉब्स हैं उन्हें अब हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बदलाव अवश्यंभावी है। महिलाओं को एआई कॉम्पिटेंट बनाना होगा, वो एआई का उपयोग करने में सक्षम बने, ऐसी विशिष्ट योजनाएं बने कि हम उनको ट्रेनिंग दे सकें। स्कूल और कॉलेजेस में एआई को मुख्य धारा में सम्मिलित करना होगा। यही कारण है कि अब राज्य सरकारें और केंद्र सरकार विभिन्न पाठ्यक्रमों में एआई को प्राथमिकता के साथ जोड़ने के लिए योजनाएं बना रही हैं। उसके लिए वो प्रतिबद्ध हैं, प्रयत्नशील है। भारत एक युवा भारत है। किसी भी तकनीकी संक्रमण काल को वो पूरी एक सामूहिक चेतना के साथ अपनाने में सक्षम है, लेकिन उसके साथ चुनौतियां भी हैं। जैसा मैंने कहा, डिजिटल डिवाइड, शहरी बनाम ग्रामीण क्षेत्र में जो विषमता है वो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उम्मीद करते हैं डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों के माध्यम से ये डिजिटल डिवाइड की जो चुनौती है उसे हम बहुत जल्दी दूर कर देंगे। इसी प्रकार हमारे यहाँ सरकारी बनाम निजी स्कूलों के संसाधनों में कितना फर्क है। अनेक स्कूल जहां एआई टेक्नोलॉजी को, स्कूल क्या बल्कि यूनिवर्सिटीज एआई टेक्नोलॉजी को अपना रही हैं, वहीं अभी भी बहुत सारे ऐसे शैक्षिक संस्थान हैं जहां एआई जैसी तकनीक अभी दूर की कौड़ी है। हालांकि एआई टेक्नोलॉजी में हिंदी और भारतीय भाषाओं का समावेश हो रहा है, लेकिन अभी भी मूल रूप से ये एआई टूल्स अंग्रेजी भाषा पर आधारित है। ऐसी स्थिति में हमें एक राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी।
ऐसी नीतियां बनानी पड़ेंगी जिसमें भविष्य में रोजगारों पर जिस तरह का संकट आ रहा है उसका प्रभावी विश्लेषण कर सके और उसके लिए कुछ समुचित उपाय या समाधान भी खोज सके। जो हमारी शैक्षिक एजेंसीज हैं, चाहे हम एनसीईआरटी की बात करें, चाहे हम एआईसीटीई की बात करें, चाहे हम यूजीसी की बात करें, ये जो हमारी निकाय हैं, यूनिट्स हैं, एजेंसीज हैं, इन्हें तेजी से ऐसे पाठ्यक्रम विकसित करने होंगे जिसमें एआई का जुड़ाव हो और उन पाठ्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए, प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए भी उन्हें वित्तीय संसाधन जुटाने होंगे। डिजिटल इंडिया जैसे जो हमारे अभियान हैं उन्हें हमें सशक्त बनाना होगा ताकि जो डिजिटल की विषमताएं हैं, डिजिटल डिवाइड है, उसे हम समाप्त कर सकें। महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए हमें विशेष प्रशिक्षण योजनाओं के साथ साथ ऐसी कार्यशालाएं चलानी होंगी जहां हम बहुत जल्दी ही इन सबको एआई और नवीनतम टेक्नोलॉजी के साथ उनका एक तरह से अभ्यास करा सके, उनको हम फेमिलियर कर सके, उन्हें हम परिचित कर सके। एआई के विकास में उसकी नैतिकता और पारदर्शिता को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए, अन्यथा एक और नई चुनौती या एथिकल चुनौती जिसे कहते हैं, एथिकल चैलेंजेस हैं, वो भी हमारे सामने खड़े हो सकते हैं। इस रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण सुझाव है कि शिक्षा और रोजगार नीतियों को समन्वित किया जाए, बच्चों को शुरुआती स्तर पर ही डिजिटल साक्षरता दी जाए और एआई को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। आधुनिक पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं, जो हमारे टीचर्स हैं उन्हें एआई बेस्ड ट्रेनिंग दी जाए, एआई बेस्ड टीचिंग स्किल्स उनको सिखाई जाए ताकि वो बच्चों को, विद्यार्थियों को भली भांति ट्रेनिंग दे सके। जनरेटिव एआई में अद्भुत सामर्थ्य है, शक्ति है। इसे मानव विरोधी या मानव अनुकूल बनाना ये हमारी प्रभावी सोच पर निर्भर करता है, हमारी नीतियों पर निर्भर करता है, हम कैसे उसे क्रियान्वित करते हैं उस पर निर्भर करता है, हमारे सकारात्मक सोच पर निर्भर करता है। यदि तकनीक सही दिशा में समावेशी दृष्टिकोण से लागू की जाएगी तो ये दुनिया भर में सामाजिक, आर्थिक और मानवीय सुधार की दृष्टि से प्रभावी सिद्ध हो सकती है। लेकिन यदि हमने समय पर तैयारी नहीं की, विलंब किया, अभी भी नहीं सजग सचेत हुए, तो हमारे सामने नई विषमताएं होंगी, बेरोजगारी और सामाजिक तनाव जैसी चुनौतियां हमारे सामने आ जाएंगी। ये समस्याएं हमारे लिए बड़ी घातक होंगी। अब समय है नीति, प्रशिक्षण, संवाद और नैतिकता को साथ लेकर के एआई टेक्नोलॉजी को अपनाने का, और यही भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आईएलओ की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एआई से रोजगार पूरी तरह समाप्त नहीं होंगे, केवल कार्य प्रकृति में बदलाव आएगा। लेकिन इस रिपोर्ट में व्यावहारिक दृष्टि से कोई इस तरह के विकल्प नहीं दिए गए हैं कि किस तरह से वो बदलाव होंगे या क्या नए रोजगार सृजित होंगे। भारत, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देश जहां जो इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं हमारे, वहां बहुत सारी संख्या में लोग काम कर रहे हैं। वहां यदि कार्य की प्रकृति में बदलाव होता है तो हम समझ सकते हैं इसका सीधा प्रभाव होगा हजारों लोगों की नौकरियों पर संकट। इस मुद्दे को या इस परिस्थिति को इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश नहीं की गई है या उसका व्यापक विश्लेषण नहीं किया गया है। रिपोर्ट में यह तो कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, विशेषकर क्लरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसे क्षेत्र हैं जहां महिलाएं बहुत अधिक संख्या में काम कर रही हैं और एआई का उन पर असर होगा। लेकिन भारत और दक्षिण एशिया जैसे राष्ट्रों में जिस तरह की सामाजिक जटिलताएं हैं, डिजिटल एक्सेस की चुनौतियां हैं, पारिवारिक प्रतिबंध हैं, तकनीकी साक्षरता की कमी है, इन मुद्दों को बहुत गहराई से यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया गया है। एआई का असर केवल तकनीकी या सामाजिक नहीं होगा, एक सांस्कृतिक चुनौती या सांस्कृतिक संकट भी आने वाला है, जिसकी ओर इस रिपोर्ट में बहुत गहराई या संवेदनशीलता के साथ उसे समझने का प्रयास नहीं किया गया है।
रिपोर्ट यह तो कहती है कि शिक्षा नीति और श्रम नीति में हम समन्वय को स्थापित करें, लेकिन वो ये स्पष्ट नहीं करती है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, विशेषकर भारत जैसे देशों में एआई आधारित रोजगारों के लिए कितनी तैयारी की जा रही है। आज भी दूर दराज के क्षेत्रों के जो हमारे स्कूल हैं, वहां कंप्यूटर पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं हैं। डिजिटल साक्षरता शहरों में भी एक सीमित क्षेत्र में अभी तक सीमित है। बहुत लंबी लड़ाई हमें इस दिशा में लड़नी होगी। रिपोर्ट में श्रमिक संगठनों का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन वास्तविक सशक्तिकरण या उनकी भूमिका पर कोई ठोस या सकारात्मक सुझाव नहीं दिए गए हैं। एआई के युग में किस तरह के श्रमिक अधिकारों की बात की जाएगी, इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं की गई है। एल्गोरिदम पारदर्शिता की बात नहीं की गई है। डेटा गोपनीयता पर विस्तार से चर्चा नहीं की गई है, और साथ ही डिजिटल एक्सप्लॉयटेशन, डिजिटल शोषण से कैसे सुरक्षा मिले, इसका भी इसमें कोई व्यावहारिक सुझाव नहीं दिया गया है। हालांकि यह रिपोर्ट एक वैश्विक परिवेश या परिप्रेक्ष्य का विवेचन विश्लेषण करती है। वैश्विक आंकड़ों पर इसको समझाया गया है। इस पर विकासशील देशों की विविधता, बहुभाषिकता और तकनीकी पहुंच के अभाव को प्राथमिकता के आधार पर इस रिपोर्ट में नहीं समझा गया है। यह रिपोर्ट मुख्य रूप से पश्चिमी देशों का जो मॉडल है, उसके सार्वभौमिक समाधान की ओर विश्लेषण करती है या उसको प्रस्तुत करती है। निश्चय ही हमें भविष्य के लिए अभी से तैयारी करनी होगी, और एआई की जो हम नीति तैयार कर रहे हैं, वो मनुष्य को केंद्र में रख करके करनी होगी। सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी होंगी जिसमें तकनीक मनुष्य की सहायक बने, उसकी प्रतिस्पर्धा में नहीं आए। एआई इम्पैक्ट ऑडिट करने की हमें एक निरंतर आवश्यकता है। हर संगठन यह मूल्यांकन करे कि इस तकनीक को लागू करने से किस तरह से नौकरियां प्रभावित होंगी, कैसे व्यक्ति प्रभावित होंगे, उसके क्या सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ होंगे। इन सब पर चर्चा की जानी आज आवश्यक है। रीस्किलिंग की बात की जा रही है। हमें रीस्किलिंग को अनिवार्य करना होगा, क्योंकि एआई जब हमारे पूरे रोजगार के क्षेत्रों को गहराई से प्रभावित करेगा, तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम हमारे उन एम्प्लॉइज को, कर्मचारियों को निशुल्क डिजिटल ट्रेनिंग देने की तैयारी करें। इसके लिए राज्य सरकारों को सीएसआर फंड तैयार करने होंगे। विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्रों को मिलकर के इस तरह की प्रशिक्षण योजनाएं तैयार करनी होगी, उनका संचालन करना होगा। ऐसे सेंटर्स बनाने होंगे जहां हम ये ट्रेनिंग दे पाए। और विशेषकर जिस तरह से हमने बेटी बचाओ अभियान चलाए, महिलाओं की गरिमा की सुरक्षा के लिए प्रयास किया, उसी तरह से हमें बेटी डिजिटल बनाओ, इस तरह के अभियान भी चलाने होंगे। अर्थात महिलाओं को भी डिजिटल ट्रेनिंग देनी होगी, डिजिटल लिटरेसी की दिशा में आगे बढ़ना होगा, मोबाइल टेक्नोलॉजी से उन्हें परिचित कराना होगा। एआई के उपयोग पर आधारित कई राष्ट्रीय कार्यक्रम हमें संचालित करने होंगे, ताकि जो डिजिटल डिवाइड है, जो उसमें डिस्क्रिमिनेशन है जेंडर के आधार पर, उसे हम कहीं कम कर सके। एआई के इस दौर में हमें एक नए डिजिटल श्रमिक अधिकार चार्टर की तैयारी करनी होगी। उस दिशा में भी हमें श्रमिकों को जागरूक करना होगा। डेटा को कैसे सुरक्षित रखा जाए, एल्गोरिदम की पारदर्शिता को कैसे सुनिश्चित किया जाए। कोई भी जब निर्णय लेते हैं तो एआई नहीं, मनुष्य स्वयं अपने आधार पर ले। उसमें, उस निर्णय में मानवीय हस्तक्षेप को हमें सुनिश्चित करना होगा। और डिजिटल अवकाश या अधिकार की भी बात हमें करनी होगी। राइट टू डिस्कनेक्ट जैसी प्रवृत्तियों को भी हमें कहीं इसमें लागू करना होगा। हम जानते हैं कि भारत बहुभाषी देश है, यहाँ कितनी तरह की भाषाएं हैं, बोलियां हैं। जब ये एआई टूल्स में अंग्रेजी का प्रधानता है, अंग्रेजी प्राधान्य ये एआई टूल्स हैं,
तो क्या हम जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं उसमें भी एआई इंटरफेस को प्रभावी ढंग से उपलब्ध करा पाए, ये तैयारी हमें अभी से करनी होगी ताकि एक व्यापक सामाजिक वर्ग इनका पूरा पूरा लाभ उठा सके। प्राथमिक कक्षाओं से लेकर के उच्च स्तर तक हमें एआई साक्षरता या एआई लिटरेसी जैसे कोर्सेज शुरू करने होंगे। हमें एआई एथिक्स और ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन जैसे पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण कार्यशालाएं संचालित करनी होंगी ताकि हम इस टेक्नोलॉजी को प्रभावी ढंग से आत्मसात करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। इसी तरह टीचर्स की भी ट्रेनिंग करनी होगी, तभी वो अपने विद्यार्थियों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद कर पाएंगे। एआई केवल ऑफिस या आईटी सेक्टर की टेक्नोलॉजी नहीं है। एआई छोटे छोटे जो हमारे उद्योग हैं, कृषि और कुटीर उद्योग धंधे हैं, वहां भी एआई टेक्नोलॉजी को जोड़ना होगा। चाहे डिजाइन तैयार करनी हो, चाहे वहां जो उपज हो रही है उसका विश्लेषण करना हो, या अपने ग्राहक के साथ संवाद करना हो, एआई टेक्नोलॉजी उसे कैसे और अधिक प्रभावी बना सकती है, इस दिशा में भी हमें ट्रेनिंग देनी होगी। आइए लो कि ये जो रिपोर्ट है ये एक जागरूकता का संकेत है। भले ही उसमें बहुत अधिक गहराई या वैविध्य न हो, लेकिन हमें एआई बनाम मनुष्यता की बहस से हट करके एआई के साथ मनुष्य, इस नीति की अनुपालना करनी होगी, क्योंकि पीछे नहीं लौट सकते। हर तकनीक अपने साथ नए खतरे, नए चुनौतियां लेके आती है और साथ ही उसमें नई संभावनाएं भी होती है। इस तकनीक को हम समानता, न्याय और सशक्तिकरण का माध्यम बनाएं, तभी हम इस बदलते दौर में कोई पीछे न छूटने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। यह रिपोर्ट नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और श्रमिक संगठनों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है, जो एआई के युग में रोजगार के भविष्य को समझने के लिए और तैयार करने के लिए एक आधार भूमिका के रूप में कार्य करेगी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मनुष्य, इनका एक सकारात्मक साथ होगा और हम मिलकर के ऐसे समतावादी समाज का निर्माण कर सकेंगे जहां सभी को प्रगति के समान अवसर मिल पाए और हम इस समाज को, इस राष्ट्र को और दुनिया को एक नई दिशा दे सकने में सक्षम हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत।